आज मुंबई के एक ऐसे सीरियल रेपिस्ट की कहानी आप लोगों को सुनाऊंगा जो मुंबई में घूम घूम कर 10 से 15 साल की लड़कियों का रेप करता, बलात्कार करता और फरार हो जाता। किसी को कुछ पता नहीं चलता। और जो लड़कियां भी हैं वो भी किसी तरह अपने घर वालों को बताती। कई लड़कियां तो अपने घर वालों को भी नहीं बताती। जब ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती तो ये बात सामने आती। कई मामले दर्ज हुए तो कहीं मामले दर्ज नहीं हुए। लोगों को शर्म आती इस मामले को दर्ज कराने में, या परिवार वाले एफआईआर नहीं कराते, मुंह नहीं खोलते। कई मामले ऐसे थे। मुंबई पुलिस के हिसाब से 50 लड़कियों के साथ ऐसा हुआ है। और वो करने वाला कोई और नहीं बल्कि एक सीरियल रेपिस्ट है जो घूम घूम कर ऐसा करता है। पुलिस के हाथ खाली थे। पुलिस उसे खोज रही थी लेकिन वो पुलिस के हाथ नहीं लग रहा था। पुलिस ने किस तरह इसे गिरफ्तार किया और कैसे इसे आजीवन कारावास की सजा दिलाई, कोर्ट में क्या क्या हुआ, आइए पूरी कहानी आप लोगों को विस्तार से बताता हूं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ब्रिजेश यादव। फिर हाजिर हूं क्राइम की एक नई कहानी को लेकर। आज की सच्ची घटना काफी हैरान कर देने वाली है, जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कहानी की शुरुआत मुंबई से होती है। बात आज से लगभग 10 साल पहले की है। 2013-14 के समय की है। 2013-14 में मुंबई में जगह जगह अलग अलग पुलिस स्टेशनों में मामले दर्ज हो रहे थे, वो भी लड़कियों के साथ रेप, बलात्कार की। कोई उनका यौन शोषण करता और छोड़कर चला जाता। वो कौन था, लड़कियों को किस तरह शिकार बनाता, आइए पूरी कहानी को विस्तार से बताता हूं। पहला केस जब तब सामने आया 2014 17 जनवरी के दिन। 17 जनवरी 2014 को मुंबई के डीएन नगर पुलिस स्टेशन में एक मामला दर्ज होता है। मामले में यह बताया जाता है कि कोई आया था, लड़की को बहला फुसला कर ले गया और लड़की के साथ रेप, बलात्कार जैसी घटनाओं को यानी दुष्कर्म किया और उसके बाद लड़की को छोड़ दिया धमकी देकर। मामला यह था कि मुंबई के एक इलाके में एक लड़की अपने मामा, मामी और नानी के साथ रहती थी और जो इसके माता पिता हैं वो बाहर रहते थे, यानी दूसरे राज्यों में, और ये लोग मुंबई में रहते थे। तब लड़की अचानक, शाम का समय था, लगभग 7 बज रहे थे। अब लोगों के घरों में खाना बनाने का समय हो जाता है। मुंबई में जो महिलाएं घर पर रहती हैं वो काम पे निकलने के लिए, जो उनका पति होता है या घर में जो भी लोग रहते हैं नाइट ड्यूटी के लिए, तो उनके लिए खाना जल्दी बनाती है, यानी 6 से 7 बजे तक खाना बनाती है, क्योंकि 8 बजे तक ड्यूटी जाना है। तो उसी तरह घर में खाना बनाने का माहौल था, तैयारी चल रही थी कि खाना बनाना है। तब वो लोग ने डिसाइड किया कि घर में पनीर बनाएंगे आज। वो लड़की पनीर लेने के लिए घर से निकलती है। 10 से 12 साल की, 15 साल की लड़की घर से निकलती है पनीर लेने के लिए, क्योंकि मुंबई में जगह जगह नाके होते हैं, रोड होता है, डेयरी होता है गली मोहल्लों में, तो कोई बच्चा भी जाकर कोई भी सामान लेकर आता है, कोई बड़ी बात नहीं होती है। तो इसी तरह मुंबई की रहने वाली वो 12-15 साल की लड़की पनीर लेने के लिए घर से बाहर निकलती है और आगे बढ़ती है। तभी उसे वो दुकान पर जाती है, वहां पर पनीर खरीदती है और पनीर लेकर घर आने लगती है। जैसे वो घर के पास पहुंचती है, उसे एक अंकल मिलते हैं और वो पूछते हैं तुम्हारे पापा कहाँ हैं। तो लड़की बताती है पापा घर पर नहीं है। तो पूछता है कि मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें एक नंबर देता हूं, वो लेकर आना, मेरे साथ पीछे पीछे मेरे साथ चलो। वो लड़की को भी लगता है कि कोई मिलने आया था पापा से और इम्पोर्टेंट काम था और नहीं मिल पाया, तो नंबर दे रहा है तो लेके आता हूं। तो भी जाती है उस बेचारे के पीछे पीछे। फिर वो लड़की भी उसके पीछे पीछे जाती है, उसका पीछा करते करते, और वो बगल के, उसके घर के बगल में ही एक इमारत है, बिल्डिंग, वहां पर ले जाता है। और वो काफी सुनसान जगह था। वहां लेकर जाकर लड़की को कपड़े उतारने को बोलता है। लड़की कपड़े उतारती है और उसके साथ रेप और बलात्कार करता है। और उसके बाद लड़की अपना पूरा कपड़ा पहनती है और डर के घबराई हुई, और उसे धमकी देता है कि अगर किसी को बताएगी तुझे जान से मार दूंगा। फिर वह रोने लगती है, तो किसी तरह उसे समझाता है और घर के पास छोड़कर चले जाता है। और वो घर में जैसे ही आती है तुरंत वो बाथरूम में जाती है और गरारे करती है। जब ये बात आपको बता दी, ये बात कोर्ट के अंदर उसकी दादी और जो गवाह हैं वो लोग ने बताया, उसकी मामी, बकायदा इस गवाह को कोर्ट में बोला गया है और लड़की ने खुद स्टेटमेंट भी दिया है कि उसके साथ क्या क्या हुआ था और कैसे उसने लेकर उसके साथ इस घटना को अंजाम दिया, कैसे उसको बहाना बनाकर लेकर गया।
अब उसकी दादी ने भी उससे पूछने की कोशिश की कि क्या हुआ, क्योंकि वो काफ़ी उसका मायूस थी, रोने जैसी स्थिति में थी और तुरंत बाथरूम में गई तो उसके घर वाले, परिवार वाले पूछने लगे। तो किसी तरह वो दादी अपनी नानी को पूरा बात बताती है कि उसके साथ क्या हुआ। फिर ये लोग तुरंत दीननगर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कराते हैं। अब पुलिस अब इस केस में इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है, क्योंकि मामला काफी संवेदनशील था। छोटी बच्चियों के साथ इस तरह की कृत्य काफी घिनौना काम था। तो पुलिस इस केस में इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। तो पुलिस को उस समय के तत्कालीन सीपी थे, कमिश्नर ऑफ पुलिस राकेश मारिया, वो उन्होंने इस केस में 12 टीमें बनाई। पहले तो क्या हुआ कि वो अलग अलग स्टेशनों, पुलिस स्टेशनों में पॉक्सो के मामले दर्ज होने लगे और सब मामले एक ही तरह के थे। यानी आपको बता दें, लगभग 13 से 14 मामले दर्ज हुए और सब मामले एक ही समान के थे। यानी कि लड़कियों को बहला फुसला कर ले जाता, उसके साथ दुष्कर्म करता और उनको छोड़ देता। लगातार ये सिलसिला जारी था। 10 से 12-15 मामले दर्ज हो गए और आरोपी अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ। तो जो सीपी थे, तत्कालीन सीपी राकेश मारिया, मुंबई के, उन्होंने तुरंत 12 टीमें बनाई, क्योंकि केस काफी संवेदनशील और बड़ा मुद्दा था। तो उन्होंने इस केस के इन्वेस्टिगेशन के लिए 12 टीमों का गठन किया और अलग अलग टीमें इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। कोई सीसीटीवी खंगालने लगा, तो कोई लड़कियों से, जो भी पीड़ित लड़की हैं, बच्चियां हैं, उनसे पूछने लगे वो कैसा दिखता था, उसकी सूरत कैसी थी। तो पता चला कई लड़कियों से पूछताछ किया गया। पुलिस की कई टीमें, कोई सीसीटीवी, कोई स्केच बनवा रहा है, कोई उसके बारे में जानकारी जुटा रहा है। तो पता चला कि वह थोड़ा, एक आंख उसकी डैमेज है, एक आंख से वो कम देखता है, यानी अंधा, एक आंख से दिखता है और एक आंख उसकी बंद सी रहती है, उसके आंख में कुछ प्रॉब्लम है। ये बात एक लड़की ने बताया। ऐसे सभी लड़कियों से वेरीफाई किया गया तो लगभग पता चल गया कि सभी मामलों में यही एक ही आदमी है, यानी एक ही आदमी ये पूरी घटनाओं को अंजाम दे रहा है। कोई एक व्यक्ति है जो काफी शातिर है। पुलिस ने जगह जगह का सीसीटीवी भी खंगाला। उस सीसीटीवी में कहीं कहीं वो आदमी दिख रहा है, लेकिन उसका चेहरा प्रॉपरली नहीं दिख रहा है। तो जहां जहां ये अपराध हुए, जिस जिस पुलिस स्टेशन के हद में हुए हैं, वहां सारे उस लोकेशन जहां पर अपराध हुआ उसके आसपास के सारे सीसीटीवी खंगालने लगी पुलिस। तो पुलिस को कई जगहों पर सीसीटीवी दिखे और वो अपराधी भी दिखा। अब पुलिस ने उसे पकड़ने का प्लान बनाया कि इसे गिरफ्तार कैसे किया जाए, इसे ट्रेस किया कैसे जाए। तो पुलिस ने कई जगहों पर पूछताछ किया। अब लड़की सच बोल रही है, झूठ बोल रही है, उसके बयान को, उसके स्टेटमेंट को भी वेरीफाई करना जरूरी है। पुलिस हर तरह से जांच करती है कि क्या लड़की डर के या किसी को, यानी झूठ बोल रही है, कुछ छुपा रही है। सब कुछ वेरीफाई करना पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो क्या लड़की को सच में वो आदमी लेकर गया था? क्या लड़की सच में उसके पीछे गई थी? क्या हुआ था? क्या लड़की को छोड़ने आया था? ये सारे स्टेटमेंट ने, यह एविडेंस चाहिए। तो पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ करती है। तो उसके अंदर एक टेलर होता है, दर्जी, वो बताता है कि मैं लड़की को उस आदमी के साथ, एक आदमी के साथ बात करते हुए जाते हुए देखा था। और फिर एक आदमी और, एक गवाह दिखता है, वो भी बताता है कि लड़की रोते हुए आ रही थी और कुछ एक आदमी था उसे चुप करा रहा था। तो कई स्टेटमेंट पुलिस को मिलते हैं, कई लोग बोलते हैं। पुलिस सभी को गवाह बनाकर पेश करने की तैयारी करती है कोर्ट के अंदर। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज तो ये था कि पहले तो आरोपी को गिरफ्तार करना है। अब पुलिस आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए अब टेक्निकल एविडेंस, यानी टेक्निकल जो टीम है उनसे सहारा लेती है, साइबर से, कि मोबाइल फ़ोन ट्रेस किया जाए, उसकी मदद से कुछ किया जाए। पहले तो ये रहता कहाँ है, पहले तो पुलिस ने स्केच तैयार करवाया, प्रॉपरली एक स्केच, ये दिखता कैसा है, उसके जरिए इसको खोजेंगे। स्केच तैयार करने के बाद पुलिस ने हर थाने, हर जगह पर इस फोटो को सर्कुलेट किया। सर्कुलेट करने के बाद पुलिस ये जानने की कोशिश की कि ये रहता कहाँ है, लेकिन पुलिस को कुछ अता पता नहीं चला कि ये कहाँ रहता है। पुलिस धीरे धीरे, कुछ महीनों बीत गए, पुलिस को बाद में पता चला कि ये जुहू की एक गली के अंदर ये रहता है। पुलिस उसके घर पहुंची। वहां पहुंची तो वहां पर उसकी माँ मिली और कुछ उसका भाई शायद मिला, मुझे पूरा कंफर्म नहीं है। वहां पर दादी ने, जो उसकी माँ थी, वो बताई कि ये जो है हमारा लड़का है, वो तो यहाँ पे रहता नहीं, वो 6 महीने से गायब है, उसका कुछ अता पता नहीं है। तो उन लोग ने पूछा कि मोबाइल नंबर है, कुछ है, तो बताता है कि वो मोबाइल यूज ही नहीं करता। अब पुलिस के उसका बारे में अब पुलिस को नाम मिल गया, क्योंकि उसके घर से उसका नाम मिला। उसका नाम था अय्याज अंसारी।
अब अय्याज अंसारी ना मोबाइल, अब पुलिस पहले इसका क्राइम रिकॉर्ड निकालती है। क्या मुंबई में अय्याज अंसारी नाम का कोई व्यक्ति है जिसके ऊपर अपराध मामले दर्ज है पुलिस स्टेशनों में? तो पता चलता है कि पुलिस ने इसे चोरी के एक मामले में गिरफ्तार किया था, एक अय्याज अंसारी को, जो मोबाइल चोरी करता था। फिर ये पता चलता है कि ये लगभग दिन में 4 से 5 मोबाइल ये चोरी करता, लेकिन यूज नहीं करता, वो उसे चलाता नहीं, उसे बेच देता था और उस पैसों का उपयोग करता था। सबसे बड़ी बात, ये ट्रैवल कैसे करता था? ये सरकारी बसों में, जो वेस्ट मुंबई की वेस्ट बसें होती है, मुंबई में जो हैं सरकारी बसें, उसमें ट्रैवल नहीं करता था। सबसे सस्ती बसें हैं, सबसे कम किराए की, उसमें ट्रैवल नहीं करता था कभी। ये भी बात पता चली कि वहाँ से ट्रेस किया जाए कि कहीं उतरा है, लेकिन मुंबई के वेस्ट बसर में वो सफ़र ही नहीं करता था। अब उसके बाद परिवार वालों को पुलिस बोलती है कि अगर वो कभी भी फ़ोन करे तो हमें तुरंत संपर्क करें, हमें तुरंत इन्फॉर्म करें। अब उसके घर में एक दिन वो अचानक कुछ महीनों बाद कॉल करता है पैसे के लिए, पैसे मांगने के लिए, जो उसका रिश्तेदार है। अब पुलिस को ये बात उसका रिश्तेदार बता देता है कि वो फ़ोन किया है पैसों के लिए, तो पुलिस उसे बताती है कि तुम उसे मिलने के लिए बुलाओ। अब ये फ़ोन करके उसको पैसा देने के बहाने, कैश पैसा देने के बहाने मिलने बुलाता है, और वो मिलने आता है। पुलिस अपना पूरा जाल बिछाए रहती है और उसे दबोच लेती है। दबोचने के बाद अब पुलिस उसे गिरफ्तार करती है और उसे पूछताछ करती है। तो वो अपना जो क्राइम है वो पहले तो कबूल नहीं करता है, यानी कुछ भी स्वीकार नहीं करता है। बाद में किसी तरह कन्फेस करता है कि उसने इस अपराध को अंजाम दिया है, लेकिन सभी अपराधों को वो मना करता है कि मैंने नहीं किया है। बार बार स्टेटमेंट भी बदलता है। अब पुलिस उसे कोर्ट पे पेश करती है। अब कोर्ट पे पेश करती है तो उसके तरफ से भी वकील होता है, एक सरकारी वकील भी होता है, और उसमें विशेष अदालत पॉक्सो अदालत में पेश किया जाता है। वहाँ की जो न्यायाधीश थी सुरेखा पाटिल, उन्होंने उसकी दादी का स्टेटमेंट, दर्जी का स्टेटमेंट, किसी एक और गवाह का स्टेटमेंट, मेडिकल रिपोर्ट सारी देखती हैं, तो उसके खिलाफ थी। लड़की बताती है कि यही मुझे बहला फुसला कर ले गया। दादी बताती है कि एक लड़की जो आई तुरंत घबराई हुई थी और रोते हुए मुझे बताई, और मैंने तुरंत पुलिस स्टेशन में इन्फॉर्म किया। सारे सबूत उसके खिलाफ थे अय्याज अंसारी के, लेकिन उसका वकील कोर्ट में कहता है कि मेरा जो वो भी क्लाइंट है, मेरा जो उसका वकील है, वो बताता है कि अय्याज अंसारी एक लुटेरा है, उसने किसी के साथ दुष्कर्म या बलात्कार नहीं किया, वो सिर्फ लूट करता था, ये उसने उसके वकील ने कहा। और ये लोग बताते हैं कि वो बलात्कार, रेप करता है छोटी छोटी बच्चों के। उसके ऊपर लगभग टोटल 13 मामले दर्ज हैं। 3 में वह उसे बेल मिल चुकी है और 9 मामले एक जैसे हैं, और एक में आजीवन कारावास की सजा होती है। इस मामले में कोर्ट कहता है कि एक दादी, जो बुजुर्ग दादी है, वो अपनी बच्ची के लिए क्यों झूठ बोलेगी, उसके पीछे का मोटिव क्या है। वो अय्याज अंसारी को, जिसे वो जानती भी नहीं है, उसको क्यों फंसाएगी वो, उसके फंसाने के पीछे उसका कोई मकसद नहीं है। जो भी बयान है, जो भी है, वो वैलिड है। इसके चलते इसको मद्देनजर रखते हुए मेडिकल रिपोर्ट, कई गवाहों को, उसको अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इस केस पर आपकी क्या राय, कमेंट करके जरूर बताएं, और इसी लेटेस्ट कहानियों के लिए सुनते रहे हमारे साथ। फिर मिलूंगा एक नई कहानी और एक नए केस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।